गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पहली क्लास है। तो आज की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। प्रियंका, हंसा, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उत्तराखंड की इस पहली क्लास में जो है अब इंट्रोडक्शन से ही हमें स्टार्ट करना है, यानी कि हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पुराने स्टूडेंट जो हैं वो ये पढ़ चुके हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सब कुछ नया है, तो हमें स्टार्टिंग से ही करके चलना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास उत्तराखंड की हिस्ट्री से। किरण जी, आर जोशी, अनीता, पूनम, गुड इवनिंग ऑल। देखिए, उत्तराखंड में आपने सिलेबस तो देखा होगा कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसका जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी सिलेबस है आपका। तो इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन टाइमिंग कम है क्योंकि नवंबर इसकी डेट आ चुकी है। तो टाइमिंग कम है, कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना है। इट मीन्स कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। गीता, पिंकी, योगेश, गुड इवनिंग ऑल। तो देखिए बेटा, इस कोर्स को करने के लिए स्मार्ट स्टडी तो आपको करनी ही, साथ में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं। ठीक है, तो हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भी उत्तराखंड में होंगे, क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ बुक्स हैं आपके। और लेकिन उनमें जो है ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, अलग अलग बुक्स में ईयर का जो है कन्फ्यूजन आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और जो नहीं भी होंगे तो आपको देखना है कि आयोग ने उसका आंसर क्या माना हुआ है। तो ये आपको डाउट कब क्लियर होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आयोग ने उनका क्या आंसर दिया है ये देखेंगे, तो ये सारे डाउट आपके तब क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए। योगेश, कमलेश, शीला, भावना, सभी का आज की पहली क्लास में स्वागत है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की हिस्ट्री। उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखिए, पहले अगर चाहे हम उत्तराखंड की हिस्ट्री कहें या कहीं भी किसी भी जगह की हम हिस्ट्री बोलें, अगर हमें हिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हिस्ट्री को हमें रूपरेखा हमें देखनी पड़ेगी कि हिस्ट्री को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। उत्तराखंड की हिस्ट्री में देखिए, जब स्टार्टिंग पॉइंट हम मानते हैं तो ज़्यादा डीपली इसमें से नहीं आता है। फिर भी स्टार्टिंग करने के लिए, एक बेस बनाने के लिए हमें हिस्ट्री जो है देखनी होगी। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री को जो है हम इसका काल विभाजन अगर हम करें, टाइम पीरियड इसका डिवाइड करें, तो हम 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं आपके? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिकल एज। हम इसे क्या लिख सकते हैं? प्री हिस्टोरिकल एज। प्रागैतिहासिक काल को हम लिख सकते हैं प्री हिस्टोरिकल एज। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल जो है प्रोटो हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और ऐतिहासिक काल है आपका हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। ठीक है, अब टाइम ड्यूरेशन क्या क्या है इनका? बेटा किरण, इसमें लेक्चरर और स्क्रीनिंग वाला जो कोर्स है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक जो छूटे हुए हैं आपके, देखिए जैसे उसमें मंदिर छूटे हुए थे, मंदिर मैंने आपको कल यूट्यूब में करवाया था। ठीक है, और ऐसे जैसे मेले होंगे वो यहाँ पर अभी आपके करवाएंगे। तो आपका कोई भी कोर्स, क्योंकि जो आपका ये वाला कोर्स है इसका बहुत लेंदी सिलेबस है आपका, तो इसमें जो है आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो आपका प्री हिस्टोरिकल एज है, अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका 300 BC से पहले का समय है। 3000 BC से पहले का समय। ठीक है, 3000 BC से पहले का समय। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल जो है आपका 3000 से लेकर 600 BC पूर्व का समय है। ठीक, फिर उसके बाद अगर ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ये 600 ईस्वी पूर्व के पहले का समय से लेकर अभी तक का, यानी कि जिस इससे पहले का जो मोमेंट है आपका, ये समय अब तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आएगा। ठीक है, हाँ, अगर देखिए, अगर आपने रिवाइज करना है स्क्रीनिंग वाले तो भी इसको आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, आपका छूटा हुआ है, तो आप टॉपिक देख लेंगे। जैसे
आज के टॉपिक के बाद आपको कल का टॉपिक तो पता ही चल जाएगा कि क्या आने वाला है। अगर आपका क्लियर है तो लेफ्ट कीजिए, अदरवाइज जो है आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, आज ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल, अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल आपका, इसमें आपकी स्क्रिप्ट जो है डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि जो लिपि है, लिपि नहीं बनी हुई थी। अब भाई लिपि नहीं बनी है तो हमें कैसे पता चला कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल हुआ था? तो इसकी जानकारी के लिए जो है हमें पूरी तरीके से जो है आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उस पर डिपेंडेंसी हमारी रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हमारी स्क्रिप्ट जो है डेवलप्ड नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्रिप्ट was not developed। ठीक है। अब देखिए प्रोटो हिस्टोरिकल एज है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में स्क्रिप्ट बन चुकी थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो कोई फायदा भी नहीं है स्क्रिप्ट बनने का, क्योंकि स्क्रिप्ट बनी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो फिर से हमारी डिपेंडेंसी किस पे हो गई? जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उस पे, पुरातात्विक जो रिसोर्सेज हैं हमारे उस पे हमारी डिपेंडेंसी हो गई आदि ऐतिहासिक काल को भी जानने के लिए, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल यानी हम कह सकते हैं कि अशोक के काल से जो है हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो गया। तो ऐतिहासिक काल के लिए जो है हमारे पास लिटरेचर भी है, यानी कि हमारे पास बुक्स भी हैं और रिटन रूप में हमारी यानी स्क्रिप्ट भी डेवलप हो चुकी है, और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐतिहासिक काल में हमारे पास पूरे एविडेंस हैं, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में स्क्रिप्ट बन चुकी थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके, तो डिपेंडेंसी किस में हो गई? हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के लास्ट पीरियड में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें रिटन जो हमारा साहित्य है उससे हमें पता चलता है। कोई बात नहीं, जिसकी उत्तराखंड की तैयारी नहीं हुई है, आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेक्चर लेफ्ट नहीं करेंगे तो आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा और उत्तराखंड की सारी नॉलेज भी आपको हो जाएगी। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस ध्यान लगा के पढ़िए। जो टॉपिक यहाँ पढ़ते हैं बेटा, ये जरूरी नहीं कि जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा कवर हो जाएगा। ये आपकी भी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टॉपिक को आप घर पे अपने बिहाफ पे और ब्रॉडली पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आवर में जितना कंप्लीट हो पाएगा एज पॉसिबल मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगी, बट ये आपकी अपनी जो है अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस टॉपिक को जो है आप और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल है और आदि ऐतिहासिक काल है, इन दोनों में हमारी जो डिपेंडेंसी होगी, निर्भरता, जानकारी का जो स्रोत हो गया, यहाँ पर जानकारी का स्रोत, जानकारी स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। इतना क्लियर है? बस यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ये बस एक उत्तराखंड की हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमने ये कर लिया कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे तो हम देखें प्रागैतिहासिक काल के भी 3 पार्ट हैं, आदि ऐतिहासिक काल के भी फिर पार्ट हैं, और ऐतिहासिक के तो पार्ट होने ही हैं। ऐतिहासिक काल हमारा यहाँ पर डिटेल में है, लेकिन ये 2 पार्ट जो है इसमें केवल आपके जो पुराना जो लिटरेचर है, लिटरेचर से हमें उत्तराखंड के बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन सी बुक्स है जहाँ से उत्तराखंड के बारे में हमें नॉलेज मिल रही है, वो हमें ये सब पढ़ना है, बाकी डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है हमारा 3000 बीसी से पहले का समय। स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी और डिपेंडेंसी हमारी जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे हो गई, ठीक। वैसे ही आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है हमारा 3000 से लेकर 600 बीसी से पहले का समय है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पे ही हमारी पूरी डिपेंडेंसी है, क्योंकि स्क्रिप्ट बन गया था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक। ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिटरेचर भी है, पुरातात्विक स्रोत भी हैं, दोनों ही चीजें हमारे पास एविडेंस के रूप में है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके, ठीक है। तो जो आपके प्रागैतिहासिक काल है, हमें पढ़ना क्या है इसमें? जो आपका
अब हमें जो हमारा कोर्स है उस पर आते हैं, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हमें पढ़ना है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां पढ़नी है, शैलाश्रय पढ़ने हैं, गुफाएं पढ़नी है यानी कि रॉक शेल्टर्स पढ़ने हैं, केव पढ़नी है, एंसेंट्री पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है, आदि ऐतिहासिक काल जो है हमारा भी जो जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे उसमें ही पूरा कवर हो जाता है। इसमें कुमाऊं क्षेत्र तथा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी जो लिटरेचर से हमें मिलती है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक। और ऐतिहासिक काल को तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करना है हमने, कैसे, ये एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। एंशिएंट में आपका क्या क्या आएगा, मिडिवल में कौन कौन सा आएगा और आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, ये हमको कोर्स के अकॉर्डिंग, कोर्स में जो जो टॉपिक हमने दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं करूंगी सारा घौच पौच हो जाएगा, आप अभी देखने लग जाएंगे कि क्या क्या है। तो जैसे जैसे मैं एक एक टॉपिक इनमें से लूंगी तो आपको उसी समय जो है आपका सिलेबस डिफाइन कर दूंगी कि आपको इसमें से क्या पढ़ना है, ठीक। इतना क्लियर है आपका। चलिए, अब यहाँ पर हमारी बात हो रही थी कि जानकारी के स्रोत कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। अब देखिए इसके बाद हमने क्या देखना है, अब जानकारी के स्रोतों की जब बात हो ही रही है तो जानकारी के स्रोत जो हैं आपके कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के स्रोत हैं, ठीक। कौन कौन से स्रोत हैं आपके जानकारी के, एक है आपके साहित्यिक और दूसरे हैं आपके पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, इसको भी देख लेते हैं। अब हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने के लिए 2 तरीके के स्रोतों पर डिपेंडेंसी है आपकी, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक यानी लिटरेचर जो है हमारा, और पुरातात्विक यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारे, ठीक। तो लिटरेचर एंड जो हमारी यानी कि लिटरेचर बुक्स हैं वो देखने हैं और इसमें हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो देखने हैं। अब लिटरेचर में क्या क्या है, देखिए लिटरेचर को भी हमने जो हमारा लिटरेचर है इसे हमने कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है वो देखना है, ठीक है। तो ये धार्मिक साहित्य है आपका यानी कि रिलीजियस बुक्स हैं आपकी, गैर धार्मिक साहित्य नॉन रिलीजियस बुक है, लोक साहित्य है जिसमें आपका फोकटेल आएंगी, ठीक है। विदेशी यात्रा विदान यानी जो फॉरनर यहाँ पर आए, जो यात्री यहाँ पर आए हैं तो वो उन्होंने अपनी कोई बुक्स लिखी होंगी, उन बुक्स में उत्तराखंड के बारे में क्या कहा है, इनसे हमें उत्तराखंड के जानकारी के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, देखो पहले हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री को जानने के लिए जो आपकी नॉलेज ऑफ वो है सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक लिटरेचर और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। उसमें से हम पहला पढ़ेंगे साहित्यिक, ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो हमारा जो लिटरेचर सोर्सेज हैं इसको हमने फिर से डिवाइड किया। देखिए अगर आप चाहें तो इन जो आपके धार्मिक साहित्य के अलावा जो गैर धार्मिक लोक और यात्रा वृत्तांत है इन सबको एक में कर सकते हैं गैर साहित्य करके, लेकिन ऐसे पढ़ने के लिए आपके और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमने धार्मिक साहित्य पढ़ने की, धार्मिक साहित्य कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, ठीक है। रिलीजियस, धार्मिक साहित्य यानी रिलीजियस जो आपका लिटरेचर है इसमें आपके 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर जो है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ब्राह्मण ग्रंथ, सेकंड है बौद्ध ग्रंथ जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, और थर्ड है आपके जो आपके जैन धर्म से संबंधित बुक्स हैं, जैन ग्रंथ, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में हमने रिलीजियस बुक्स को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पर देखिए आपको दिए हुए हैं, ऋग्वेद दिया हुआ है यहाँ पर, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, और महाभारत के अंदर भी पार्ट दिए हुए हैं, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, स्कंद पुराण। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, ये बहुत सारे
आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी हुई है। लेकिन हमें यहाँ पर टाइम कम है हमारे पास, हमने पढ़ना केवल कितना है, जितना पेपरों में आता है, बस एग्जाम में जो आपका आता है केवल उतना ही हमने पढ़ना है। बाकी हमने और चाहे कितनी सारी चीजें दी हैं बुक्स में, हमको केवल उसमें से हमें अभी स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आना है, एग्जाम में आना है, वही पढ़ना है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हम स्टडी क्यों करेंगे? ऋग्वेद इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तराखंड के बारे में लिखित जानकारी का पहला स्रोत आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी दिया हुआ है। महाभारत के आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, इसमें सब में दिया हुआ। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी डिटेल दी हुई है। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन से बुक में उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये कौन से ग्रंथ हैं आपके? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ओके, और यहाँ पर आदि कर लेंगे हम, और भी अगर कोई होंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, आदि। अब ये जो दूसरे आपके ग्रंथ हैं ये कौन से हैं? आपके बौद्ध ग्रंथ। ये हैं आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, और थर्ड यहाँ पर जैन ग्रंथ मिसिंग है, इसे मैं लिख दूंगी यहाँ पर, जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में आपकी जातक कथाएं आती हैं, दिव्यावदान आता है, महावंश, बृहत कथा, इनमें उत्तराखंड के बारे में आपको दिया हुआ है। अब देखिए जैन ग्रंथ भी हैं आपके, इनके नाम भी लिख लेते हैं। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, महापुराण, और एक और है आपका बृहत कथा। बृहत कथा यहाँ पर देखिए जातक, दिव्यादान, महावंश से दिया है। ये बृहत कथा नहीं, यहाँ पर ये जो बृहत कथा है जैन धर्म वाला है, यहाँ पर आपकी ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, महावंश इसको हम कट कर देंगे, ये होगा आपका चुल्ल वंश। ठीक है, और ये बृहत कथा आपका यहां पर आएगा, बृहत कथा। ठीक है, ये जैन ग्रंथ है आपका, ये दिख नहीं रहा होगा, इसे कलर चेंज कर देती हूं मैं, चुल्ल वंश। ठीक है, ये बृहत कथा आपका जैन वाला है। तो बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएं, दिव्यावदान, महावंश, चुल्लवंश। ठीक है, और जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र, महापुराण, और इसके अलावा है बृहत कथाएं। ठीक है, तो ये आपके धार्मिक साहित्य है, यानी आपका रिलीजियस लिटरेचर है, और इन बुक्स से जो है हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब देखिए, अब इन बुक्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक, तो इससे पहले हम और जो गैर धार्मिक है आपके नॉन रिलीजियस बुक हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो नॉन रिलीजियस बुक है ये, गैर धार्मिक साहित्य है आपका, नॉन रिलीजियस लिटरेचर है आपका। अब इसमें देखिए अब ये जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है ना, ये अलग अलग तरीके का है। जैसे कुछ आपके ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड में चंद वंश ने शासन किया, तो चंद वंश के जो कोई राजकवि होंगे उनके द्वारा लिखी हुई बुक। पवार वंश आया, पवार वंश के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर और कोई राइटर जो यहाँ उत्तराखंड में रहे हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक, इसके अलावा जो मुस्लिम साहित्य है वो भी आपके गैर धार्मिक में आएगा। इसके अलावा जो है आपके और जैसे जो विदेशी यात्री थे उनके द्वारा अगर कोई बुक्स लिखी गई हैं तो उन जो विदेशी यात्री थे उन्होंने उत्तराखंड के बारे में क्या कहा गया है, ये सारा आपका किस में आएगा? नॉन रिलीजियस में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब हम देखते हैं वन बाय वन, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स हैं आपके। ठीक है, मानवोदय काव्य, अब जिसने जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि हाँ हमें इतना याद करना पड़ेगा, लेकिन जिसने एक बार डायनेस्टी पढ़ी है तो उन्होंने जो है ये राइटर वहां भी पढ़े हैं तो उन्हें लर्न होगा। ठीक है, मानवोदय काव्य जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। आप बताइए मानवोदय काव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मानवोदय काव्य जो है आपका, ये राइटर आप यहीं पर याद कर लोगे तो आपको फिर डायनेस्टी के बीच में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मानवोदय काव्य जो है कवि भरत के द्वारा लिखा गया है। मानवोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कवि भरत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
रामायण प्रदीप किसके द्वारा लिखा गया है? रामायण प्रदीप किसके द्वारा लिखा गया है? रामायण प्रदीप जो है मेघा शास्त्री या कहीं पर मेधाकर शर्मा भी लिखा होगा, ठीक है। तो आपका जो रामायण प्रदीप है ये मेघांकर शर्मा ने लिखा है इसे, और कहीं कहीं पर जो है मेघा शास्त्री करके भी लिखा होगा इनका नाम, ठीक है। फतेह प्रकाश जो है, या फतेह शाह यशो वर्णन करके भी कहीं पर लिखा होगा, फतेह शाह यशो वर्णन करके बुक का नाम लिखा होगा। तो ये जो बुक है वो रामचंद्र कंडियाल, ये सब पवार वंश के जो है आपके कवि हैं, ठीक है। फतेह शाह यशो वर्णन जो है रामचंद्र कंडियाल के द्वारा लिखा गया है। गणराज वंश काव्य और गणिका नाटक जो है मौलाराम ने लिखी है। ये दोनों आपकी किसने लिखी है? मौलाराम ने लिखी है, ठीक है। गुलदस्त त्वारिख ए कोह जो है मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। इससे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इवन इससे जो है हमें किसके बारे में जानकारी मिल रही है? पवारों के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक। अब देखिए और बुक हम देखते हैं। अगर यही हम बात करते हैं, ये चंद वंश के हैं, ये वाले जो आपके हैं ये चंद वंश के, चंद, ये वाले आपके चंद वंश के हैं, और ये जो है आपके पवार वंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये राइटर, आप क्योंकि राइटर भी आते हैं तो आपके ये अगर आएंगे तो आपके यहीं पर अगर लर्न हो जाएंगे तो आगे लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग का उतना टफ नहीं है। तो ये आपको अभी स्टार्टिंग में लर्न हो जाएंगे, ठीक। तो अगर चंद वंश के देखते पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो कल्याण चंदोदय, ठीक है, कल्याण चंदोदय किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद पांडे के द्वारा। कल्याण चंदोदय, कल्याण चंदोदय, ठीक है। और सेकंड बुक है आपकी अनंत देव की बुक है स्मृति कौस्तुभ, ये अनंत देव की बुक है आपकी, ठीक है। तो कल्याण चंदोदय किसकी बुक है आपकी? शिवानंद पांडे की, शिवानंद पांडे, और ये अनंत देव की ये बुक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो चंद वंश की है आपकी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की है। ये बुक पूछे गए हैं, ये सारे बुक जो है आपके पूछे गए हैं। पाणिनि ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? ये दो बुक जो है आपकी कालिदास ने लिखी है, कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ठीक है। इसके अलावा कुमार संभव भी है इनकी एक बुक और है, कुमार संभव, ठीक। देवी चंद्रगुप्तम, इसके बारे में भी आता है, विशाख दत्त की लिखी हुई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसने लिखा है? वाण भट्ट ने, वाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका बहुत बार। ये लिखी हुई है राजशेखर ने, राजशेखर के द्वारा लिखी गई बुक है। और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़, जिसे इंडिया के कंटेंट्स पे जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, कल्हड़ ने, ठीक। तो ये बुक्स हो गई हमारी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत और कुमार संभव कालिदास ने लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखी है, हर्षचरित वाण भट्ट ने लिखी है, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी है, और राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। अब है गैर धार्मिक साहित्य। अब गैर धार्मिक साहित्य का फिर और एग्जाम्पल, जैसे आपके लेख हैं और आपके जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं वो हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं, और जो आपके सरकारी गजट जो होते हैं, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे? नॉन रिलीजियस बुक में आएंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम मुस्लिम साहित्य की बात करें तो इसमें आपके जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बुदायनी, ठीक है, महासिर उल उमरा, तो ये सारी बुक्स जो हैं आपकी कहाँ आएंगे, ये आपकी गैर धार्मिक बुक का जो है ये पार्ट होंगी। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपका। आपके धार्मिक और गैर धार्मिक जो आपके बुक है ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है आप लोगों का, ये बताइए, आप लोग ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा ना? यहाँ तो सब लिखा हुआ है, ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब गैर धार्मिक की ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें विदेशी वृतांत भी आपके आते हैं, यात्रा वृतांत। जब विदेशी लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी यात्राओं का जो वर्णन किया है, तो उसमें जो है आपके जैसे मेगास्थनीज हैं, प्लेनी है, हुइनसांग है, अलबरूनी, अंतोनिया दी एंड्रितो, वी फ्रिंच, मारक्राफ्ट, मूरक्राफ्ट, हार्डविक, वर्नियर, फास्टर, ये जो आपके जो विदेशी हैं यहाँ पर, जो यात्री हैं, विदेशी यात्री, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ कहा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है लोक साहित्य। लोक साहित्य में से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। ठीक, लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य में आपके जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मैंने पवाड़ा। ठीक, पवाड़ा क्या है? लोक साहित्य की बात कर रहे हैं तो पवाड़ा आया हुआ है, पवाड़ा, और दो वर्ड दिए होंगे यहाँ पर भड़ो, पवाड़ा और भड़ो। तो पवाड़ा जो है गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला वीर गीत है, और जबकि भड़ो जो है कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला वीर गीत है। अब भाई लोक साहित्य हमने गैर धार्मिक तो हमने पढ़ाई था, तो फिर लोक साहित्य को क्यों अलग कर दिया? ठीक है, तो लोक साहित्य को क्यों अलग किया? लोक साहित्य क्या है? लोक साहित्य ऐसा साहित्य है जो लिखित रूप में हमारे पास प्राप्त नहीं है, हमारे पास इसका लिखित कोई एविडेंस नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला? ये अनुश्रुतियों के माध्यम से, ओरल वे में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली, एक जैसे हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने पुराने समय की कोई स्टोरी सुनाई, फिर उनके पेरेंट्स ने फिर हमारे पेरेंट्स को सुनाई, फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें सुनाई, फिर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अनुश्रुतियों के माध्यम से ओरली जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है, इन्हें हम लोक साहित्य कहते हैं। ये रिटर्न फॉर्म में हमारी नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल आपके पवाड़ा और भड़ो। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पवाड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, तो पवाड़ा आपका गढ़वाल क्षेत्र का लोकगीत है, जबकि भड़ो जो है आपके कुमाऊं क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी? इसमें थड़िया गीत, ठीक है, और इसमें क्या आना है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है थड़िया गीत और जागर। जो आपके जागर है वो भी आपके लोक साहित्य का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए राजूला मालूशाही की प्रेम कथा। ठीक है, तो इस तरीके से जो जागर है इसमें राजूला मालूशाही की जो जागर लगती है, जिया रानी की जो जागर लगती हैं, उनमें जो है आपको ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा जागर में देखिए इसमें पिक्चर दिया हुआ है, जब बसंती बिष्ट को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तब का ये पिक्चर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जागर सम्राज्ञी के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो ये बसंती बिष्ट है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लोक साहित्य है जो अनुश्रुतियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए पवाड़ा, भड़ो, थड़िया, जागर, ये तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा किस, ठीक है, पहाड़ी में किस्से, यानी जिन्हें हम किस्से कहते हैं। ठीक, तो एक किस्से जो है ये भी लोक साहित्य का हिस्सा है। और काथ, काथ यानी कहानी, ठीक है, जिसे हम कहानी, स्टोरी आदि बोलते हैं, तो इसे हम काथ, आपको अगर काथ लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाना किसके बारे में पूछ रहे हैं, लोक साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये तो हमारा क्या है, जो हमने लिटरेचर को हमारे, यानी कि जो हमारा लिटरेरी जो हमारा सोर्स था उसे हमने डिवाइड किया था, ये हमारा क्लियर हो गया। रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, और इसके अलावा फोक टेल जो है हमारे, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे लिटरेचर में। अब इसके बाद हम देखेंगे पुरातात्विक सोर्स, यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो हमारा सेकंड स्रोत था पुरातात्विक
स्रोत, ठीक है, या फिर हम इससे क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजिकल ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब ये क्या क्या है, बहुत इजी है, इनको अगर हमने करना है तो इसको देखने में कोई टफ नहीं है। इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, महल जो हमारे कैसल हैं, दुर्ग, ठीक है, कॉइन हमारे आ जाएंगी, मुद्राएं, और क्या आएंगे हमारे मुद्राओं के अलावा, मंदिर, नौले, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, कंकाल तंत्र, नर कंकाल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी जो हैं, महल, दुर्ग, मुद्राएं, मंदिर, नौले, मृदभांड, नर कंकाल आदि कर देते हैं हम, ठीक है। और भी होंगे बहुत सारे, तो इतने काफी हैं, सफिशिएंट है जानने के लिए। ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, जिनको देखकर जो है हमें उत्तराखंड के बारे में नॉलेज मिलती है, कि इनसे जो है बहुत कुछ जानकारी हमें उत्तराखंड के बारे में देखने को मिलती है। अब ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट में, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, ऋग्वेद से। जानकारी के स्रोत यहीं पर लिख देती हूँ, जानकारी स्रोत, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से स्टार्टिंग में, जब उत्तराखंड के में जब पेपर स्टार्ट हुए थे, तो स्टार्टिंग में जब उत्तराखंड सिलेबस में आया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन जो है ऋग्वेद में से, स्कंद पुराण में से, आप मतलब कुछ मतलब एक पेपर छोड़ के एक पेपर में या ऋग्वेद आता था या स्कंद पुराण आता था, ठीक है। अब तो पेपर का लेवल काफी हाई हो चुका है, तो ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है ये आपको पता होने चाहिए। कभी कभार बीच में कुछ इजी क्वेश्चन भी डाल देते हैं, तो इजी क्वेश्चनों में से ही एक है। तो ऋग्वेद जो है आपके उत्तराखंड की जानकारी का पहला लिखित स्रोत है, ठीक है। उत्तराखंड को यूके लिख रही हूं मैं, ठीक है। उत्तराखंड की जानकारी का पहला लिखित स्रोत, पहला लिखित स्रोत है, ठीक है। अब ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को क्या कहा गया है, देवभूमि कहा गया है और मनीषियों की भूमि कहा गया है, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड को देव भूमि तथा मनीषियों की भूमि जो है, उत्तराखंड को देवभूमि तथा मनुष्यों की भूमि कहा गया है, ठीक है। पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है मैंने, मनुष्यों की भूमि कहा गया है। अब इसके अलावा देखिए, अब देखें तो ऋग्वेद में जो है सैंधव क्षेत्र की भी बात की गई है। बेटा ये तो मुझे पता नहीं है कि इसका पीडीएफ कहाँ पर आएगा, ये आप कॉल करके पता कर लेना, ठीक है बेटा। क्योंकि ये कोर्स वैसे जो है ये स्पेशली जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाला जो आपका कोर्स है वो है, उसमें बहुत कोर्स डिटेल में भी है आपका। तो पीडीएफ के बारे में आप एक बार ऑफिस में कॉल करके आप पूछ लीजिए, कि अगर डालना होगा तो आप उनसे कह दीजिए कि ये जो पीडीएफ है आपके कोर्स में भी डाल दें, ठीक है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है सप्त सैंधव प्रदेश की भी बात की गई है। किसकी बात की गई है, सप्त सैंधव प्रदेश की बात की गई है। और सप्त सैंधव प्रदेश की बात अगर हम इंडिया के कंटेंट्स में पढ़ते हैं, तो इंडिया के कंटेंट्स में जो है हम क्या बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है उसका पार्ट है, ठीक है। जबकि
ऋग्वेद में कहा गया है कि ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये गढ़वाल की भूमि है। कहाँ की भूमि है? गढ़वाल की। तो ऋग्वेद में वर्णित जो है सप्त सैंधव का वर्णन जो है किसके लिए किया गया है? गढ़वाल क्षेत्र से। सप्त सैंधव का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से बताया गया है। जबकि इंडिया की कंट्रीज में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ऋग्वेद में साफ साफ कहा गया कि सप्त सैंधव का संबंध जो है गढ़वाल क्षेत्र से है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अभी ऋग्वेद में अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन नहीं पढ़ना है उतना, ठीक। तो अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बुक देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण की भी बात कर लेते हैं। सेकंड बुक हम देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण। ये टर्म पूछे गए हैं आपके पहले, ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? उत्तर कुरु। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब यहीं पर एक बुक और है आपकी, गौपद ब्राह्मण, ठीक है। गौपद ब्राह्मण में उसी नगर है जो, ठीक है, जैसे उसीरगिरी हमने किसमें पढ़ा था? जातक कथाओं में पढ़ा था। तो उसी नगर है, तो उसी नगर की भी बात की गई है। उसी नगर को जो है उत्तरी क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। यह है गौपद ब्राह्मण। गौपद ब्राह्मण में जो है उसी नगर को उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र कहा है, ठीक। अब हम फोर्थ बात करते हैं स्कंद पुराण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्कंद पुराण, ठीक है। स्कंद पुराण में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये बना था इसमें से, स्कंद पुराण में कुमाऊं तथा गढ़वाल के कंबाइन यानी संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। हाँ बेटा, लेक्चरर के लिए भी है, ये तो बेसिक आज का पहला क्लास है, ये तो बेसिक क्लास है, ये तो सबके लिए है। देखो, अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पढ़ें, आरओ का पढ़ें, स्क्रीनिंग का पढ़ें, तो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो सब में सिमिलर है, ठीक है। यहाँ ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। लेक्चरर के लिए जितना होता है उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। ये आप सोच लीजिए। तो स्कंद पुराण क्या है? स्कंद पुराण में मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्कंद पुराण में बेसिकली वैसे ऐसा मतलब डायरेक्टली ये कहा गया है, वो कहा गया है, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि मिस जो बताया गया है स्कंद पुराण में, वो ये बताया गया था कि स्कंद पुराण में जब हिमालयी विभाजन किया गया तो हिमालय विभाजन में जो है स्कंद पुराण में 5 हिमालयों की बात की गई है, ठीक है। तो स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में, 5 पार्ट्स में, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये 5 हिमालय कौन कौन से हैं आपके? अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैप बनाने का भी इतना टाइम तो नहीं है, जो इंडिया का ऐसे वाला पार्ट है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जैसे उत्तराखंड है, तो अब उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में देखिए 5 हिमालय कौन कौन से थे। इधर अगर हम नेपाल है तो स्कंद पुराण में कौन कौन सी बात की गई थी? एक तो नंबर 1
नेपाल हिमालय, पहले नंबर पे नेपाल हिमालय, ठीक है। और अगर अब ऐसे हम देखेंगे तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें उत्तराखंड को, तो ये हमारा कौन सा रीजन हो जाएगा, कुमाऊं वाला, और ये हमारा गढ़वाल वाला, ठीक। उसके बाद जो कुमाऊं हिमालय है, इस कुमाऊं हिमालय को क्या कहा गया, मानस हिमालय या मानस खंड, मानस हिमालय या मानस खंड, ठीक। गढ़वाल वाला जो हिमालय है इसे क्या कहा गया, केदार हिमालय, ठीक। इसके बाद जो हिमालय आया है इसे कहा गया जालंधर हिमालय, जालंधर हिमालय, और इसके बाद जो आया इसे कहा गया कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्कंद पुराण में जो हिमालय है उसे 5 भागों में बांट दिया, ठीक। अब कश्मीर, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो नेपाल हिमालय, मानस हिमालय, केदार हिमालय, जालंधर हिमालय और कश्मीर हिमालय आ गया, ठीक है। तो ये 5 हिमालयों की बात जो है कहाँ की गई है, स्कंद पुराण में की गई है। तो इसको अब हम जैसे क्वेश्चन बने हैं उस फॉर्म में देख लेते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया है, ठीक। कुमाऊं क्षेत्र को, कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है, ठीक है। और इन दोनों के कंबाइन फॉर्म को, इन दोनों को, कुमाऊं और गढ़वाल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, ये भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये गढ़वाल है और ये कुमाऊं है, ठीक है। तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो है नंदा देवी को, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला को जो है विभाजक रेखा माना गया था। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में विभाजक रेखा कौन माना, किसको माना गया था, नंदा देवी को विभाजक रेखा, ठीक है। तो नंदा देवी जो पर्वत शिखर है इसको कुमाऊं और गढ़वाल की क्या माना गया, विभाजक रेखा माना गया। अब जो क्वेश्चन बना था कि कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसे क्या क्या कहा गया है, खसदेश, ब्रह्मपुर और उत्तरखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर तथा उत्तरखंड। अब यहां देखिए 4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, केदार खंड। कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया, मानस खंड। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, खसदेश, ब्रह्मपुर तथा उत्तरखंड कहा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो विभाजक रेखा है उसे नंदा देवी, जो नंदा देवी पहाड़ी है आपको, इसको कुमाऊं तथा गढ़वाल के बीच की विभाजक रेखा माना गया है, ठीक है। अब देखिए, अब बारी आती है हमारे और किस जगह जो है उत्तराखंड के बारे में बात की गई है। तो अब हम देखते हैं महाभारत को। महाभारत, कितनी बुक हो गई थी भाई हमारी, कितने, 5th नंबर, 5th नंबर पर हम देखेंगे महाभारत। महाभारत, तो महाभारत से भी जो है हमें उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अब देखिए, जो उत्तराखंड है उसके लिए जो है महाभारत के बहुत सारे आपने पर्व सुने होंगे, जैसे सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, बहुत सारे वनों के ये पर्व है क्या, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो है वो 18 डेज तक चला था, 18 दिन तक जो है आपका
महाभारत का युद्ध चला था। और एक दिन के लिए जो है एक पर्व शब्द जो मैंने एक दिन मीन्स एक पर्व कहा गया, एक दिन न कहकर क्या कहा गया, एक पर्व कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम क्या कहेंगे, सभा पर्व, भीष्म पर्व, विराट पर्व, इन पर्वों में जो है कुछ विशेष जो इनसे संबंधित कुछ विशेष काम हुए हैं तो इन्हें पर्वों का नाम दे दिया गया। तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, तो इसलिए महाभारत को हम 18 पर्वों में विभाजित करते हैं। तो महाभारत से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो महाभारत के वन पर्व, सभा पर्व, सभा पर्व, विराट पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्व आदि से उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये सारे पर्व हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा कुनिंद आएगा तो कुनिंदों में जो है हर पर्व में जो है कुनिंदों के विषय में कुछ ना कुछ कहा गया है, तो वहां पर हम देखेंगे। क्योंकि कुनिंद भी जो है आपके कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर जो है आप जब कुनिंद डायनेस्टी हम पढ़ेंगे तो उस समय इन पर्वों की बात करेंगे। यहाँ पर हम केवल वन पर्व की बात करते हैं, ठीक है। तो जो वन पर्व है, वन पर्व में हरिद्वार से लेकर कहाँ तक कि केदारनाथ की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो केदारनाथ को जो है यहाँ पर वन पर्व में भृग तुंग कहा गया है, ठीक है। तो वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तुंग कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तुंग कहा गया है, ठीक है। और किसका वर्णन है यहाँ पर, हरिद्वार से केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इतना क्लियर है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर महाभारत की भी बात हो गई, और यहाँ पर एक शांति पर्व आप सुनेंगे। तो शांति पर्व में जो है उत्तराखंड को परलोक के समान कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक है शांति पर्व, ठीक। शांति पर्व में जो है उत्तराखंड को परलोक के समान कहा गया, ठीक है। अब अगर हम कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र के जो है बहुत सारे नाम हैं। जैसे ग्रंथों में जो गढ़वाल क्षेत्र है उसे बद्रिकाश्रम भी कहते हैं, तपोभूमि भी कहते हैं, स्वर्ग भूमि भी कहते हैं। लेकिन कुमाऊं के लिए केवल एक शब्द प्रचलित था, कुर्मांचल, ठीक है। और फिर अगर हम गढ़वाल के आगे हम बात करते हैं तो गढ़वाल में जो है उस समय में दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, एक तो आपका कर्णवाश्रम और दूसरा बद्रिकाश्रम। कर्णवाश्रम की जानकारी कहाँ से मिलती है, जो कालिदास की आपकी बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ से हमें कालिदास की बुक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये कर्णवाश्रम के बारे में जानकारी मिलती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जैसे बौद्ध ग्रंथ कहे थे, तो बौद्ध ग्रंथों के विषय में भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों में जो पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसमें जो है उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और एक आपकी और एक बुक है कुणाल जातक, ठीक है। कुणाल जातक, हाँ जी, शांति पर्व भी जो है आपके महाभारत से ही है, ठीक।
ऊपर मैंने जो सारे पर्व लिखाए थे उसमें नहीं लिखा है, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो शांति पर्व भी आपका उत्तराखंड से ही है। ठीक, अब देखिए, तो कुणाल जातक है, कुणाल जातक में बुद्ध के उसीरगिरी आने का वर्णन किया गया है। ठीक, कुणाल जातक में बुद्ध के उसीर गिरी आने का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि कुणाल जातक में बुद्ध के कहाँ आने का वर्णन किया गया है? उसीरगिरी आने का वर्णन किया गया है। उसीरगिरी जो है अभी वर्तमान का कौन सा प्लेस है, ये भी पूछा जाता है। तो उसीरगिरी वर्तमान में हरिद्वार का कनखल वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसमें स्टार भी लगा लेंगे, ये भी क्वेश्चन आया है आपका, ये भी आया है। ठीक है, तो वर्तमान में उसीरगिरी उत्तराखंड का उत्तराखंड में हरिद्वार का कनखल वाला क्षेत्र, कनखल वाला क्षेत्र है। इतना क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से देखना है। थैंक यू शीला जी और शिव शंकर जी, थैंक यू। देखिए, एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात वही होती है कि जो पढ़ा रहा है उसके स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, एक टीचर के लिए तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हुए जो है टीचिंग की जाएगी। आपके जो भी डाउट्स हो आप लिखिए, अगर उस समय मैं मैसेज नहीं भी देख पाऊँ, बाद में मैसेज देखूंगी, आपका जो चैट बॉक्स है उस पर आप क्वेश्चन अपने डालेंगे, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहें आप क्वेश्चन कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बस मन लगा के पढ़िए, जो टॉपिक करवाए जाते हैं उनको घर में भी जाकर डिटेल में देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम का नाम आया था। क्या नाम आया था? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने आपको बताया था कालिदास की बुक है। ठीक है, कालिदास की बुक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या आए थे आपके पहले कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किसके विषय में लिखी गई है? ये दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ पर लिखी गई है? कर्णवाश्रम में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्णवाश्रम कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इतने क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें कि ये वर्तमान का कौन सा वाला क्षेत्र है? तो वर्तमान में जो कर्णवाश्रम है इसे जो मालिनी नदी का जो तट है, यानी कि जो कर्णवाश्रम है, इसे चौका घाट भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो संभावित है पूछा जा सकता है, अगर इस टॉपिक में से कोई नया क्वेश्चन पूछना होगा तो ये भी तो पूछ सकता है कि जो कर्णवाश्रम है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में स्थित है। ठीक, तो इसमें हम इसकी जानकारी लिख लेते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की। तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है और दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा है। कहाँ पर लिखी गई है? मालिनी नदी के तट पर कर्णवाश्रम में लिखी गई है। कर्णवाश्रम में लिखी गई है। सेंटेंस आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, और हेमकूट तथा मणिकूट पर्वत श्रृंखला के मध्य में है। ठीक है, हेमकूट व
मणिकूट पर्वतों के मध्य में ये आश्रम स्थित है। आश्रम स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौका घाट। चौका घाट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, ठीक है। और ये वाला जो है मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, अगर इस टॉपिक में से कुछ नया पूछना होगा तो ये पूछेंगे। गैर धार्मिक में आएगा बेटा, ये नॉन रिलीजियस में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपने एक बुक और नाम सुना होगा, राजतरंगिणी, ठीक। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी या तरंगिणी, ठीक है। ये कल्हड़ की बुक है, ठीक है। और इंडिया के कंस्ट्रेंट में इसको जो कल्हड़ है इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है इंडिया के कंस्ट्रेंट में कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए, राजतरंगिणी में क्या कहा गया है कि जो कश्मीर के शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड़, उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? राजतरंगिणी से मिल रही है, ठीक है। तो इसमें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक है। मुक्तापीड़ है ये, ललितादित्य मुक्तापीड़ के गढ़वाल आक्रमण का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब जब आप कत्यूरी पढ़ेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि ये जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है ना, ये किसे युद्ध में हराते हैं? गढ़वाल में यशोवर्मन को हराते हैं। और यशोवर्मन ने जो है उस समय अपना सामंत जो है बसंत देव को रखा होता है, ठीक है। लेकिन बसंत देव की वीरता से इतना ज्यादा ललितादित्य मुक्तापीड़ खुश हो जाते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो बसंत देव को दे जाते हैं। और बसंत देव जो है खुद को जो है एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कत्यूरी डायनेस्टी के जो है स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये ललितादित्य मुक्तापीड़ वही हैं जिन्होंने जो है यशोवर्मन को जो है युद्ध में हरवाया था गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक। तो ये हैं आपके ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कि कहाँ के शासक हैं? कश्मीर के शासक हैं। और इनका जो प्रमाण है यहाँ पर युद्ध करने का प्रमाण, ये हमें राजतरंगिणी से मिलता है। इसके अलावा ह्वेनसांग की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग जो है जब उत्तराखंड में आए थे तो उस समय इन्होंने उत्तराखंड के कुछ कुछ जगहों को जो है कुछ विशेष नाम दिए थे। तो ये नाम पूछे जाते हैं आपसे। इनकी एक बुक का नाम था सियुकी। इनकी बुक है सियुकी, की, ठीक है। इस बुक में जो है इन्होंने उत्तराखंड के लिए और हरिद्वार के लिए, उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए जो है अलग अलग नाम दी हैं। तो हरिद्वार को जो है इन्होंने क्या कहा था? मोयूलो कहा था, ठीक। टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, मोयूलो जो है इन्होंने हरिद्वार को कहा था, जबकि इन्होंने उत्तराखंड को पोली होमो पोलो कहा था। पोली होमो पोलो, ठीक। और हरिद्वार को इन्होंने कहा था मोयूलो, ठीक। और हरिद्वार का एरिया यानी क्षेत्रफल इन्होंने कितना बताया था? 20 ली बताया। ली जो है आपके यहाँ पर भूमि मेजरमेंट, चीन में जो है भूमि मेजरमेंट के लिए ली यूज किया करते होंगे। तो इन्होंने जो है ह्वेनसांग ने हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना बताया? 20 ली बताया है, ठीक है। तो ह्वेनसांग की बुक में जो है उत्तराखंड के बारे में ये जानकारी हमें मिलती है।
अब इसके बाद जो है आपकी हिंदी की क्लास होगी, ठीक। हिंदी की क्लास होगी आफ्टर 5 मिनट, ठीक। आफ्टर 5 मिनट जो है आप हिंदी की क्लास यहाँ पर अटेंड करेंगे और कल हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।